सभी को नमस्कार। केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए नई क्लास और ये 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज हम थोड़ा आपसे बातें करते हुए पढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि पिछली जो क्लासें हुई है वो पीपीटी के माध्यम से हुई है, लेकिन आज थोड़ा हम आपको दिखते हुए और समझाते हुए अच्छे से चलेंगे। ठीक है। कुछ क्लासों में फेस नहीं था, अब इस इन क्लासों में हमने फेस ले लिया है। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें जरूर। और मैं कह रहा हूँ कि 12th आर्ट्स, जो 12th क्लास आर्ट्स है, जिसमें जिसके पॉलिटिकल साइंस विषय है, उनके लिए जो मैं क्लासें लेके आ रहा हूँ। और अर्धवार्षिक से पहले मैं कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा आपका। कंप्लीट कोर्स किसका मतलब, दो पुस्तकें चलती है, एक स्वतंत्र भारत में राजनीति, एक समकालीन विश्व राजनीति, दोनों पुस्तकों के कंप्लीट कोर्स करा दूंगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप यदि मेरे नोट्सों से पढ़ते हो अच्छा से, तो 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। मतलब कि 20 आपके भेजे जाते हैं और 80 नंबर का पेपर होता है, तो आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ एज इट इज हेडिंग और थ्योरीज को एज इट इज याद करनी है। तो हम करते हैं आज शुरुआत नई क्लास की। आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में आप कमेंट जरूर किया करो कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आप इसमें क्या बदलाव चाहते हो, कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या सही नहीं लगा, ताकि हम इसमें एडिटिंग करके कुछ और इम्प्रूव कर सके कि कैसे क्या रही आपका एक्सपीरियंस। जरूर बताया करो आपकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना। कमेंट जरूर किया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको क्लासें अच्छे से मिल रही है, कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आज क्लास को। और क्लास जो होने वाली है, ये होने वाली है स्वतंत्र भारत की राजनीति जो पुस्तक है, उसका जो अध्याय है, अध्याय 4, है ना। अध्याय 4 की शुरुआत करेंगे। भारत के विदेश संबंध, भारत के विदेश संबंध जो है वो शुरू करने वाले हैं अपन। और इसका पार्ट 1 है, ये दो पार्टों में आएगी। एक पार्ट ये हो जाएगा, एक अगला कल आ जाएगा, है ना। तो आप रेगुलर क्लास ले, आपको यदि नहीं मिल रहा है हमारा चैनल, तो केडी क्लासेस 11 लिखोगे आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हो, अपने चैनल का नाम है, और लिखते ही मिल जाएगा। और आपको कंप्लीट जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। कोर्स में जाके आप देखोगे ना, चैनल पे जाके कोर्स में जाओगे तो 12th पॉलिटिकल साइंस 2026-27 करके कोर्स में है। वहां पर एक एक वाइज, पार्ट वाइज आपको क्लास मिल जाएगी, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही जगह आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। चलो, समय को ध्यान रखते हुए हम शुरू करते हैं। और ये अपनी पुस्तक जो है इसको देखेंगे। पुस्तक 1 चल रही है अभी अपने, जिसमें से 8 अध्याय है। हमें पता है इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें 8 अध्याय हैं। और ये अध्याय नंबर 4 चल चुका है, 3 अध्याय मैंने पहले करवा दिए हैं, तो अध्याय 4 शुरू हो गया है। इसका पार्ट 1 आज पढ़ते हैं, पार्ट 1 कल पढ़ लेंगे इसको, है ना। तो ठीक है, इनको दो पार्टों में बांटा गया है क्योंकि अध्याय थोड़ा बड़ा था। तो हम शुरू करते हैं अब आगे। सबसे पहले अध्याय 4 पार्ट 1, पार्ट 1 की शुरुआत कर रहे हैं। देखो, अध्याय का जो नाम है वह है भारत में विदेश संबंध, मतलब भारत का अन्य देशों के साथ कैसे संबंध रहे हैं, है ना। विदेश का मतलब अन्य देशों के साथ, है ना। अन्य देशों के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं, भारत ने कौन सी नीति अपनाई है संबंधों को लेकर, और भारत की जो नीति रही है, विदेश नीति रही है, उसका क्या आधार रहा है, उसमें किन किन राजनेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किन किन राजनेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और भारत की विदेश नीति कैसी है, भारत की विदेश नीति का संवैधानिक उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, और भारत की विदेश नीति में क्या क्या उद्देश्य है भारत की विदेश नीति के। तो हम ये सब देखने वाले हैं एक एक करके, ठीक है, एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत की विदेश नीति। मतलब हम कुल मिला के इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि अन्य देशों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, और हम कैसी नीति को अपना रहे हैं, है ना। जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इन देशों के साथ हमारे कैसे संबंध रहे हैं, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ संबंध हमेशा किसी भी देश के अच्छे नहीं होते। तो भारत के कैसे रहे हैं, इनकी चर्चाएं हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विदेश नीति होती क्या है, विदेश नीति किसे कहते हैं, मतलब विदेश नीति का मैं सीधा कहूं तो अर्थ क्या है। तो ये हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि विदेश नीति क्या है, विदेश नीति किस प्रकार से, मतलब सीधा सा अर्थ प्रश्न पूछेगा, विदेश नीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, विदेश नीति की परिभाषा लिखिए, विदेश नीति किसे कहते हैं ये लिखिए, है ना। तो हमें करना क्या है विदेश नीति में आके, जब एक देश दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों की स्थापना के लिए एक विशेष प्रकार की नीति का प्रयोग करता है, तो उसे विदेश नीति कहते हैं। सीधी सी बात कह रहा है कि एक देश अन्य देशों के साथ जो संबंध स्थापित करता है, और जो संबंध स्थापित करके जो नीति अपनाता है,
जिस प्रकार की नीति हो, कैसी भी हो सकती है नीति, मध्यस्थता की हो सकती है, सुरक्षा और शांति व्यवस्था स्थापित करने की हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को खत्म करने की हो सकती है ना, शांति बनाए रखने की हो सकती है, समानता की हो सकती है। तो ये जो नीति बनाते हैं हम किसी अन्य देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, उस नीति को ही विदेश नीति कहा गया है। ठीक है, आप अच्छे से इसको देख लेंगे और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, है ना। तो चलते हैं, पहले विदेश नीति हो गई है, आप इसको अच्छे से लिख लेना नोट्सों में। ये हेडिंग रहेगी, आपको हेडिंग मिलती रहेगी, रेड में जो आए वो हेडिंग रहेगी, बाकी ये थ्योरी है। इसको अच्छे से लिख लेंगे, या आप स्क्रीनशॉट लेकर भी बाद में नोट्स बना सकते हो, या क्लास को रोक कर आप नोट्स बना लिया करो, बाकी रोक के फिर स्टार्ट कर ले, फिर नोट लिख ले, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं बात करूंगा, ये तो पहले तो हमने जो पढ़ा है ये तो विदेश नीति है ना, ये विदेश नीति ओवरऑल की बात है, सभी देशों के साथ ये बात होती है। लेकिन अब बात करेंगे हम भारत की विदेश नीति क्या कहती है। अब इसकी चर्चाएं करेंगे कि भारत की विदेश नीति का क्या आधार है, भारत की विदेश नीति, है ना। तो इसको देखते हैं सबसे पहले भारत की विदेश नीति, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, इसमें भारत के विदेश संबंध है, तो भारत की विदेश नीति को ही पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम एक बार शुरू कर रहे हैं, एक सेकेंड रुकेंगे। ठीक है, आ जाएंगे अब। चलो भारत की विदेश नीति को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो भारत की विदेश नीति क्या है। भारत की विदेश नीति के जनक जवाहरलाल नेहरू है। भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। भारत की विदेश नीति के जनक जवाहरलाल नेहरू है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा एरर आ रहा था, कर दिया है अब इसको सही। ठीक है, आ जाएंगे आगे। देखो इधर, भारत की विदेश नीति के जनक, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, भारत की विदेश नीति के जनक कौन है, सीधा प्रश्न उठ के आएगा कि भारत की विदेश नीति के जनक कौन है, तो आपको करना क्या है, जवाहरलाल नेहरू करना है। देखो आगे होता क्या है, भारतीय विदेश नीति का उल्लेख भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 में है। देखो मैं बात करूं संविधान की, तो जो भाग 4 है, भाग 4 में नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में 22 भाग है। भारतीय संविधान में कितने भाग है सबको पता है ना, 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। 22 भाग में जो चौथा भाग है उसमें लिखा हुआ है भारत के नीति निषेध तत्व, डीपीएसपी, है ना। और उसके भी आर्टिकल, जो ये भाग 4 है वो कहां से कहां तक है, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और जो ये 51 आर्टिकल अनुच्छेद, उसमें भारत की विदेश नीति का उल्लेख है। सीधा सा प्रश्न आएगा कि भारत की विदेश नीति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो भारत की विदेश नीति का उल्लेख अनुच्छेद 51 में है। ये बातें और अलग से याद करो, आप तो कर सकते हो कि भाग 4 के अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति का उल्लेख है। ठीक है, आगे चलते हैं, अच्छे से देख लेंगे। भारत की विदेश नीति के जनक जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब अनुच्छेद 51 में क्या क्या है, भारत की विदेश नीति के क्या क्या प्रावधान है, कि भारत की विदेश नीति क्या कहती है, अनुच्छेद 51 में क्या लिखा हुआ है, तो इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति के सैद्धांतिक संवैधानिक सिद्धांत की संविधान भारत की विदेश नीति के बारे में क्या कहता है, इसको हम एक बार देख लेते हैं कि अनुच्छेद 51 में क्या लिखा हुआ। सीधा प्रश्न बनेगा, यदि बड़ा बन गया, अनुच्छेद 51 की विस्तार से व्याख्या कीजिए। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति को संक्षिप्त में लिखिए, अनुच्छेद 51 को पूछेगा तो अनुच्छेद 51 में क्या लिखा हुआ है, या सीधा प्रश्न पूछ ले कि भारत की विदेश नीति के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप डिटेल से इस बात को भी लिख के आ जाओगे ना कि भारत की विदेश नीति का उल्लेख अनुच्छेद 51 में है, और भारत की विदेश नीति के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत क्या क्या उल्लेख है, ये बातें भी लिख के आ गए। भारत की विदेश नीति शब्द कहीं भी लिखा हुआ आ जाए और आप यदि ये 4 शब्द लिख के आ जाते हो तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपको ढूंढना क्या है, भारतीय विदेश नीति। यदि इससे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ ले, है ना, इससे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ ले कि भारत की विदेश नीति, ये शब्द आपको कहीं भी मिल जाए तो आपको अनुच्छेद 51 लिखना है और ये 4 शब्द लिख के आ जाने हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपका कोई नंबर नहीं काट सकता भारत की विदेश नीति में। ठीक है, तो हम देखते हैं इन चारों में क्या क्या है अनुच्छेद 51 को। सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1 की, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना।
यानी कि सीधी जी भारत की विदेश नीति ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब अन्य देशों के साथ हमें कैसा रहना है, शांत व्यवहार अपनाना है और सुरक्षा की नीति अपनानी है। ये पहली बात है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया अन्य देशों के साथ। भारत की विदेश नीति का जो अनुच्छेद 51 में आधार है पहला, वो है सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना, यानी कि शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अच्छे से याद कर लेंगे। नंबर 2 की मैं बात करूं, भारत की विदेश नीति 2 नंबर पे क्या कह रही है, अन्य देशों के मध्य सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अन्य देशों के साथ हमें सम्मानपूर्ण संबंध बनाने हैं। जैसे मान लो सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण कैसे, जैसे मान लो भारत का प्रधानमंत्री होता है, वो कहीं किसी दूसरे देश में चला गया और वहां पर उनका सम्मान नहीं हो तो समस्या हो जाती है ना। मतलब ऐसे नॉर्मल नागरिक की तरह समझे तो फिर तो गलत हो गया कि एक देश का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है और उनकी सम्मान नहीं हो रहा। इसलिए भारत की विदेश नीति में बाकायदा हमारे संविधान में लिख दिया गया है कि सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण संबंधों की स्थापना करनी है, भारत की विदेश नीति का दूसरी बात है। तीसरा जो भारत की विदेश नीति की बात हो रही है कि जो तीसरा नंबर है वो क्या कहता है अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 के नंबर 3 में लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने का प्रयास करना है। मान लो कि दो देशों के मध्य विवाद चल रहे हैं, तो विवाद दो देश नहीं सुलझा पा रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अपनाई जाएगी। जैसे मान लो भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद बन रहा है, अमेरिका आके मध्यस्थता करे। अभी कुछ समय पहले हमें सुनने में मिल रहा था कि अमेरिका और ईरान के मध्य युद्ध चल रहा है, तो भारत ने भी मध्यस्थता की थी, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की थी। तो अन्य देश जो मध्यस्थता करते हैं वो विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे अपने भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, है ना, तो उसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, अमेरिका ने सीज फायर किया था। तो मध्यस्थता से निपटाने का प्रयास किया जाएगा कि यदि कुछ भी विवाद होता है उसको मध्यस्थता से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। यह भारत की तीसरी विदेश नीति कहती है। आगे की मैं बात करूं तो नंबर 4 की अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों का आदर करना। यदि आप किसी देश के साथ संधि या समझौता कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि आज संधि किया और कल उसको समाप्त कर दो, कल उसको समाप्त, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो हमारी विदेश नीति है वो कहती है कि संधि और समझौतों का आदर करना ही है। आपने यदि कोई संधि कर ली तो उसको मानना पड़ेगा ही। ये अपने भारतीय विदेश नीति के आधार रहे हैं। और संविधान में उल्लेख पूछ रहे तो अनुच्छेद 51 में, और अनुच्छेद 51 में ये बातें लिखी हुई है। इन बातों को आप अच्छे से लिख के आओगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे ताकि दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं अपन, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य, विशेषताएं और सिद्धांत। देखो, प्रश्न पूछ सकता है भारत की विदेश नीति के उद्देश्य लिखिए, सीधा प्रश्न पूछ लेगा, या तो उद्देश्य लिख देगा वो, या मैं बात करूं भारत की विदेश नीति की विशेषताएं पूछ ले वो कुछ भी लिख सकता है। आपको बस शर्त ये समझना है कि ये पूछ क्या रहा है ना। या मैं बात करूं सिद्धांत, भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों को लिखिए। एक बार मैं पेन चेंज करके देख लेता हूं यदि थोड़ा सही से हो जाए तो। ग्रीन ले लेते हैं एक बार, देखिए। हाँ, ये ठीक है ना। भारत की विदेश नीति, चलो आते हैं आगे। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, उद्देश्य या सिद्धांत। देखो, इसको अच्छे से समझना कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य या सिद्धांत या विशेषताएं जो पूछ रहा है उसमें से वो कुछ भी दे सकता है। उद्देश्य दे दे तो भी यही आएगा, विशेषताएं दे दे तो भी यही है, और सिद्धांत दे दे तो भी यही है। देखते हैं सबसे पहले हम कि देखो विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है। राष्ट्र हितों की रक्षा करना। सबसे पहले मैं बात करूं तो राष्ट्र हित सबसे पहले है। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य यह है कि भारत सबसे पहले है। बस पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। हमने विदेश नीति क्यों अपनाई, क्योंकि हम हमारी सुरक्षा कर सके, हमारे भारत में शांति स्थापित कर सके। देखो आगे मैं बात करूं, विश्व में शांति बनाए रखना। भारत की विदेश नीति का जो उद्देश्य है वो विश्व स्तर में शांति बनाए रखने का है, कि हम शांति और सुरक्षा चाहते हैं। ये भारत की विदेश नीति का दूसरा उद्देश्य है, या मैं कह दूं दूसरी विशेषता है, या मैं कह सकता हूं इसको दूसरा सिद्धांत है। बात करें आगे तो जाति एवं रंग भेद का विरोध करना। ऐसे नहीं आप जाति भेदभाव कर रहे हो या रंग भेदभाव कर रहे हो, गोरा और काला जो भेदभाव है वो कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। भारत की विदेश नीति समानता को बढ़ावा देती है। इसका अर्थ यहां क्या निकल रहा है, जाति भेदभाव का विरोध करना मतलब भारत की विदेश नीति समानता को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है, समानता को बढ़ावा देती है। इस बात को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैं बात करूं नंबर 4 पे, तो नंबर 4 कहता है गुट निरपेक्षता नीति का अनुसरण करना। देखो, गुट निरपेक्षता नीति का अनुसरण, भारत की विदेश नीति का उद्देश्य क्या है,
गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ आगे मैं आपको अच्छे से डिटेल से समझा दूंगा। ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, सीधा अर्थ याद करना है। तो किसी भी गुट में शामिल न होना, ठीक है। ये है गुट निरपेक्षता। मतलब गुट, दो गुट बने हुए थे, हमें सबको पता है। एक अमेरिका गुट बना हुआ है, अमेरिका बना था पहले, है ना। और दूसरा सोवियत संघ था, मैं बात करूं तो, है ना। ये दो गुट बने हुए थे, सोवियत संघ और अमेरिका। तो भारत की विदेश नीति का जो आधार था वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है ना। जो उद्देश्य रहा है, भारत ने कह दिया कि हम गुट निरपेक्षता नीति का अनुसरण करते हैं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि यदि हम किसी गुट में शामिल होते हैं तो भारत फिर से क्या हो जाएगा, किसी देश के गुलाम हो जाएगा। तो भारत नहीं चाहता था कि मैं किसी अन्य देश का गुलाम हो। भारत अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारत ने कौन सी नीति अपनाई, कौन सा 4 नंबर का जो उद्देश्य है, भारत ने गुट निरपेक्षता नीति का अनुसरण किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। अमेरिका अमेरिका वाले जाने, और रूस मतलब कि सोवियत संघ अपने हिसाब से देखे, हम आपके गुट में शामिल नहीं होंगे। चलो यहां तक उद्देश्य, 4 उद्देश्य अच्छे से याद कर लेंगे इनको, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, बिल्कुल सीधा पूछेगा। और फिर भी यदि ये उद्देश्य, सिद्धांत और विशेषताएं बड़ा प्रश्न आए तो आप इनमें 2-2 लाइनें लिख सकते हो कि भारत की विदेश नीति का उद्देश्य सबसे पहला था राष्ट्र हितों की रक्षा करना, ऐसे करके प्रश्नों का आंसर बनाना है, क्योंकि भारत में राष्ट्र हित ही सबसे जरूरी था। तो ऐसे करके 2 लाइनें बन गई। दूसरे में बात करूं नंबर 2 पे, विश्व में शांति बनाए रखना। अब इसको आप प्रश्न को आंसर कैसे बनाओगे, विश्व में शांति बनाए रखना हेडिंग लगा के इसको अंडरलाइन करके आगे आप डिटेल से लिखोगे। भारत की विदेश नीति का दूसरा जो उद्देश्य रहा है वो विश्व में शांति बनाए रखना है, क्योंकि भारत ये नहीं चाहता कि अन्य देशों के साथ युद्ध हो, कोई देश युद्ध करे। इसलिए भारत की विदेश नीति का जो उद्देश्य रहा है वो शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना रहा है। ऐसे करके आप इनमें 2-2 3-3 लाइनें और ऐड कर सकते हो। मतलब प्रश्न का आंसर कैसे बनाना है इस प्रकार से। बाकी मैं एक क्लास और लेके आऊंगा कि आपको आंसर कैसे देना हो। मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो भी आप उसमें से नंबर कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए मैं अलग से क्लास आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। आगे चलते हैं, भारत की विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। देखो प्रश्न बनेगा, एक बार मैं पेन वापस से चेंज करता हूं, ये पेन सही नहीं चल रहा है, रेड कर लेते हैं वापस, है ना। यहां पूछ रहा है भारत की विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका, उद्देश्य या लक्ष्य। प्रश्न पूछेगा भारत की विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू के क्या लक्ष्य रहे हैं, भारत की विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका रही है, प्रश्न ऐसे बनेगा। या सीधा प्रश्न पूछेगा भारत की विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य लिखो, ठीक है। तो इसको देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू देगा यहां पर, तो जवाहरलाल नेहरू दे तो हमें लिखना क्या है। देखो जवाहरलाल नेहरू हमें पता है ये जनक है विदेश नीति के, हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि विदेश जो नीति है उसके जो जनक है वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू, ये लिखा हुआ है। तो जनक कौन है भारत की विदेश नीति के, जवाहरलाल नेहरू है। देखते हैं आगे, जवाहरलाल नेहरू 1946 से 1964 तक प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी रहे। मतलब कि 1946 में संविधान सभा में ये, मतलब कि अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष बने थे, उपाध्यक्ष के रूप में थे ये, है ना। अंतरिम सरकार में तो उपाध्यक्ष में रूप में थे। तो ये ऐसे मान के चलो कि शासन का भार जो संभाला था वो 1946 में इन्होंने संभाल लिया था अंतरिम सरकार के रूप में, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार की स्थापना होती तो उस समय उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। फिर 1952 में चुनाव होते हैं, 1952 से लेकर ये 1964 तक क्या रहे, पीएम रहे देश के, ठीक है। देश के पीएम रहते हैं, 52 से लेकर 64 तक पीएम रहते हैं। देखो पीएम के साथ साथ ये विदेश मंत्री भी रहे। प्रश्न पूछा जाएगा कि 1964 या 1963 1960 में भारत के विदेश मंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। आगे चलते हैं, भी रहे। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का आधार, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा गया है बार बार, ये प्रश्न पूछा गया है बार बार। तो भारत की विदेश नीति का आधार पूछा है यहां पर, आधार क्या है, शांति, मित्रता व समानता। भारत की विदेश नीति का जो जवाहरलाल नेहरू का आधार है, वैसे हम अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति को पढ़ चुके हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के तहत विदेश नीति का आधार क्या रखा, शांति, मित्रता और समानता रखा है, कि शांति को बढ़ावा देना है, मित्रता भाईचारे को बढ़ावा देना है, और भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव का विरोध किया, इसका मतलब समानता को बढ़ावा देना है। ये याद कर लेना,
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत की जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का आधार क्या है? ये तीनों शब्द आधार है, शांति, मित्रता व समानता, ठीक है। ऐसे करके आ रहा, आप हेडिंग लगा के बिल्कुल जैसे मैंने हाईलाइट किया है वैसे आप भी अलग से पेन से लिख लोगे कि जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का आधार क्या रहा है? शांति, मित्रता व समानता। आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य व लक्ष्य देखो। विदेश नीति के उद्देश्य देखो, हमने पहले जो देखे हैं वो तो भारत की विदेश नीति के देखे हैं। यहां पर मैं बात करूं तो भारत की विदेश नीति के उद्देश्य तो ये है, ये हमने पढ़ लिए पहले। ये भारत की विदेश नीति के उद्देश्य भारत की पूछे तो ये लिखना है। और यदि जवाहरलाल नेहरू की पूछ ले कि जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के क्या उद्देश्य रहे हैं या क्या लक्ष्य रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू नाम देगा आपको, तब आपको यह लिखना है संप्रभुता को बनाए रखना, है ना। संप्रभुता को बनाए रखना, संप्रभुता को बनाए रखने की बात कर रही है यहां पर। नंबर एक, संप्रभुता को बनाए रखना। संप्रभुता का मतलब क्या होता है यहां पर? यहां पर संप्रभुता का मतलब है कि भारत आंतरिक आंतरिक और बाह्य रूप से, है ना, स्वतंत्र। भारत क्या है? आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्वतंत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नंबर दो पे। नंबर दो की मैं बात करूं तो नंबर दो की मैं बात करूं, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना मतलब जवाहरलाल नेहरू को पता था कि क्षेत्रीय अखंडता का मतलब जब क्षेत्र विशेष, छोटे छोटे क्षेत्र एक रहेंगे तभी भारत एकता और अखंडता को बनाए रखेगा, है ना। तो भारत की विदेश नीति का जो जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का जो दूसरा आधार रहा है वह क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। अखंड का मतलब होता है उसका खंड ना किया जाए, है ना, मतलब एक रहना है। तेज गति से आर्थिक विकास करना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि अब भारत आजाद हो चुका है और हमें विकास करना है, देश को आगे लेके चलना है। तो भारत जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का तीसरा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो है तेज गति से विकास करना, यानी कि भारत का विकास करना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की पूछे तो ये लिखना है, और भारत की विदेश नीति पूछे तो यहां पर देखो मैंने पहले पढ़ा है ये चार, ये आपको लिखना है, बस इन दोनों में अंतर कर लेना है, बाकी बातें सेम है। मैं कुल मिला के आपको कहूं को यदि आप जवाहरलाल नेहरू की पूछे और यदि भारत की विदेश नीति पूछे, आप अनुच्छेद ये 51 लिख के आ जाते हो ना, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। 100 बस 51 तो ऐसे समझ लो जहां भारत की विदेश नीति या जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति लिखा हुआ जाए और आप ये लिख के आ गए ना तो श्योर नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर नॉलेज देखता है, लिखने का तरीका देखता है, तो उनको आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को आता है, विद्यार्थी को कुछ तो आ ही रहा है, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया है भारत की जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य भी हो गए। आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी, देखो यह सीधा सा प्रश्न बन सकता है कभी कभार, है ना। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बस सीधा सा याद करना है कि इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यह आपके लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत जिस समय आजाद हुआ उस समय पूरा विश्व दो गुटों में, मैंने पहले भी आपको बताया था, दो गुट या इसी को मैं कह सकता हूं दो दलों में बटा हुआ था। 1947 में मैं कह रहा हूं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है ना। देखो मैं यहां बात करता हूं आपसे, बता देता हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, सेकेंड विश्व युद्ध, सेकेंड जो विश्व युद्ध होता है वो होता है 1939 से लेकर 1945 तक, है ना, 1945 तक। 1945 के बाद में द्वितीय विश्व समाप्त हो जाता है और शुरू हो जाता है शीत युद्ध। क्या शुरू हो जाता है? शीत युद्ध। और विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है। विश्व कितने गुटों में बढ़ जाता है? दो गुटों में बढ़ जाता है शीत युद्ध में, है ना। और ये दो गुट कौन कौन से हैं? इधर देखो, इधर ये दो गुटों में बढ़ जाता है, दो गुट ये रहे, इधर देख सकते हो आप। आजादी के बाद में, और भारत 1947 में होता है आजाद, है ना, 1947 में भारत आजाद होता है, भारत स्वतंत्र होता है, ठीक है। आप देख लेंगे, ये समझाने के लिए है। अब दो गुटों में बटा हुआ है, विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। पहला गुट अमेरिका का था, दूसरा गुट सोवियत संघ का था, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं? रूस भी कहते हैं। जो अमेरिका का गुट था उसे कहा जाता था पूंजीवादी गुट, मतलब कि पैसों वालों का गुट, है ना। और जो सोवियत संघ का गुट था, जिसे हम इसको कहते हैं यूएसएसआर, और इसको कहते हैं हम यूएसए, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहां पर आ जाएगा सोवियत सोशलिस्ट, है ना,
रिपब्लिक, है ना, सोवियत यूनियन, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। रूस, और रूस का जो गुट था वो था साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी मतलब कि कम्युनिस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट भी कहते हैं। कम्युनिस्ट गुट था किसका, सोवियत संघ का। बस आपको याद करना है कि भारत जब आजाद हुआ था उस समय विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक अमेरिका का गुट जिसे हम पूंजीवादी गुट कहते हैं, एक सोवियत संघ जिसे हम साम्यवादी गुट कहते हैं। अब इनके बारे में भी देखते हैं अपन। देखो, गुट निरपेक्षता की नीति, इनको देखने से पहले यहां देखते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। ये इन गुटों की चर्चा हम आगे कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो गया गुट निरपेक्षता की नीति। अब गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि गुट निरपेक्षता की नीति, सीधी सी मैं बात करूं तो किसी भी गुट में शामिल ना होना। सीधी बात करूं तो किसी भी गुट में शामिल न होना, ठीक है। अब देखते हैं अपन एक बार कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है इसको देखते हैं सबसे पहले तो हम। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है इसको देखते हैं। चलो आ जाओ, है ना। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, देखो इधर सीधा सा प्रश्न बनेगा। मैं कह रहा हूं भारत की विदेश नीति से और गुट निरपेक्षता के प्रश्न, छोटा प्रश्न बनता है, बाकी बड़ा प्रश्न भारत चीन और भारत पाकिस्तान के संबंधों से बनेगा, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होकर, बात यही आ गई, किसी भी गुट में शामिल न होना, न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना गुट निरपेक्षता कहलाता है। अर्थात किसी भी गुट में शामिल न होना गुट निरपेक्षता कहलाता है। पहले हमें सिर्फ यह समझना है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, उसके बाद में हम गुट निरपेक्षता के नेताओं के बारे में देखेंगे, भारत की गुट निरपेक्षता नीति के बारे में देखेंगे, है ना। तो मैं कहूं तो सीधी सी बात, किसी भी गुट में शामिल न होना क्या कहलाता है, गुट निरपेक्ष कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आ जाओ इधर। भारत में गुटनिरपेक्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वीके मैनन के द्वारा किया गया था, है ना। प्रश्न सीधा बन सकता है कि सबसे पहले भारत में गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वीके मैनन ने किया था, ठीक है। बाद में फिर सेकंड नंबर पे जो आता है वो जेएल नेहरू आता है ना। जेएल नेहरू ने सेकंड नंबर पर इसका प्रयोग किया था। लेकिन गुटनिरपेक्षता का जो प्रमुख नेता है हमारे भारत में वो जवाहरलाल नेहरू ही है। तो आपको याद क्या करना है, सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग तो वीके मैनन ने ही किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये अर्थ आप अच्छे से देख लेंगे, बिल्कुल डिटेल से, जैसे जैसे मैंने गुट निरपेक्षता नीति, उसके नीचे आप अर्थ लिखोगे, अर्थ हेडिंग लगाएंगे और फिर अर्थ को इस तरीके से लिखोगे आप, ठीक है, अच्छे से। और फिर नोट लगा के या सीधा ही आप लाइन में भी लिख सकते हो कि गुट निरपेक्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वीके मैनन ने किया था। आगे चलते हैं, गुट निरपेक्षता की शुरुआत, और मैं कह रहा हूं यहां से बार बार प्रश्न आते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। गुट निरपेक्षता की शुरुआत कहां से मानी गई है, कब हुई, है ना। तो ये देखते हैं गुट निरपेक्षता की शुरुआत कहां से हुई है, कैसे हुई है ना। इसको देखते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे बांडुंग। बांडुंग कौन से देश में, इंडोनेशिया में है। बांडुंग राजधानी है इंडोनेशिया की, तो बांडुंग जगह है, इसलिए इसको बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना गया है। आगे पढ़ते हैं, बांडुंग इंडोनेशिया में है, में अफ्रीका एशियाई, अफ्रीका एशियाई का मतलब एफ्रो एशियाई, अफ्रीका के महाद्वीप के देश और एशियाई महाद्वीप के देश मतलब एशिया के देश, अफ्रीका एशियाई सम्मेलन का 1955 में, कब, 1955 में आयोजन किया गया, जिसमें गुट निरपेक्षता की जिससे गुट निरपेक्षता की शुरुआत मानी गई है। अब मैं आपको सीधा सा बता देता हूं कि गुट निरपेक्षता की शुरुआत, इधर देखेंगे, ऐसे याद करना है। शुरुआत की मैं बात करूं तो 1955 में हुई है, और कहां से हुई है, बांडुंग से। सीधा प्रश्न पूछे गुट निरपेक्ष की शुरुआत कहां कहां कब हुई, तो 1955, कहां से हुई, बांडुंग, और बांडुंग कहां है, इंडोनेशिया में है। बस सीधा सा याद रखना है कि गुट निरपेक्ष की शुरुआत 1955 और बांडुंग से हुई, ठीक है। देखो इधर, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन सितंबर 1961, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, बार बार पूछता है कि गुट निरपेक्षता का प्रथम सम्मेलन, ये तो शुरुआत है, शुरुआत को अलग से याद करना है और प्रथम सम्मेलन को अलग से याद करना है ना। और होती कहां है ये, बेलग्रेड में, और बेलग्रेड कहां है, कौन से देश में है, युगास्लाविया में है। मतलब मैं बात करूं गुट निरपेक्षता की शुरुआत तो ये मानी गई है, और मैं बात करूं
कि प्रथम सम्मेलन, ऐसे याद कर लेना, प्रथम सम्मेलन, है ना। तो प्रथम सम्मेलन किसकी? गुट निरपेक्षता का प्रथम सम्मेलन, मैं बात कर रहा हूं किसका? गुट निरपेक्षता का प्रथम सम्मेलन होता है कहां पर? 1961 में होता है। और कहां होता है? बेलग्रेड में। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, प्रश्न पूछा जाएगा। और बेलग्रेड कहां है? युगास्लाविया में है। कहां है? युगास्लाविया में है। चलते हैं आगे। गुट निरपेक्षता के सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष पर बुलाने का निर्णय लिया गया है। अब देखो, पहला सम्मेलन 1961 में आता है, तो दूसरा सम्मेलन कब आया? 61 से 62, 63 और 64, 1964 में। ऐसे करके 3-3 वर्ष करके सम्मेलन चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 वर्ष पे सम्मेलन बुलाने की बात कही गई है, ठीक है। प्रत्येक 3 वर्ष पे आप इसको देख लेंगे कि गुट निरपेक्षता का सम्मेलन कितने वर्ष पे होता है? 3 वर्ष पे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं ऐसे 3 वर्ष होते होते जो 19वां सम्मेलन हुआ है, 19वां, है ना, ये पहला सम्मेलन है। ये कौन सा है? पहला है। और बात करेंगे, आपकी पुस्तक में 19वां दे रखा है, तो 19वां कहां है? युगांडा के कपाला शहर में। युगांडा देश है और कपाला एक शहर है जहां पर हुआ है। प्रश्न पूछ सकता है कि गुट निरपेक्षता का 19वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? पहला तो याद करना ही करना है। पहला तो कहां हुआ है? बेलग्रेड में हुआ है। कब हुआ? 1961 में। बेलग्रेड में हुआ है 1961 में, ठीक है। तो 19वां कहां हुआ है? युगांडा के कपाला शहर में। बात करेंगे आगे। गुट निरपेक्षता के वर्तमान में कितने सदस्य देश है? 120। अच्छे से याद कर लेना कि गुट निरपेक्षता में वर्तमान में कितने सदस्य देश है? 120 सदस्य देश है। चलते हैं आगे, है ना। आगे चलते हैं। गुट निरपेक्षता के प्रमुख नेता, प्रमुख नेता को देखते हैं अपन एक एक करके, एक एक करके प्रमुख नेताओं को देखेंगे। आ जाओ। सबसे पहले नंबर 1 की मैं बात करूं। नंबर 1, भारत से तो कौन थे गुट निरपेक्षता के? जवाहरलाल नेहरू। याद करना है, गुट निरपेक्षता के भारत जनक जो है, भारत में जो है प्रयोग करने वाले तो वीके मेनन है, पर मैं यहां बात कर रहा हूं प्रमुख नेताओं की। तो प्रमुख नेता आएंगे तो जवाहरलाल नेहरू तो भारत से है। मिस्र से कौन है? मिस्र देश है, उससे नासिर है। मिस्र के कौन है? नासिर है, अब्दुल नासिर। घाना से कौन है? घाना देश है, और घाना से नाम है वाना एनाक्रोमा। प्रश्न आया हुआ है गुट निरपेक्षता के प्रमुख नेता, घाना से प्रमुख नेता कौन थे? तो वाना एनाक्रोमा। इनके नाम याद करने हैं, पूछ सकता है। वो मिस्र से कौन थे? मिस्र के गुट निरपेक्षता में मिस्र के प्रमुख नेता कौन थे गुट निरपेक्षता के? तो नासिर। घाना से वाना एनाक्रोमा। इंडोनेशिया से सुकुर्णो है, इंडोनेशिया से सुकुर्णो है। और युगास्लाविया से मार्शल टीटो है। देखो याद कैसे करोगे? भारत का तो याद हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। मिस्र से नासिर, देखो मिस्र सर, यहां भी सर, देखो यहां लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सर लिखा हुआ है। यहां भी सर है, देखो इधर लास्ट में सर लिखा हुआ है। तो मिस्र नासिर, इसको ऐसे याद कर लेंगे। घाना वाना, देखो इधर घाना लिखा हुआ है, इधर वाना लिखा हुआ है, तो घाना से वाना याद आ जाएगा, वाना एनाक्रोमा। इंडोनेशिया, देखो सिया, सिया से सुकर्णो, सिया सिया सुकर्णो, सिया से और से, इधर ये देख लेंगे, इधर वाला से और ये वाला से, सुकर्णो सिया। और युगास्लाविया को आप याद कर लोगे, युगास्लाविया से कौन थे? मार्शल टीटो थे। तो इसके प्रमुख नेता है, पूछ सकता है। जवाहरलाल नेहरू का तो पूछा है, वाना नक्रुमा का ये पूछ लिया है, इनका आप पूछ सकता है, तीनों का। तो आप इनको भी याद कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। भारत में गुट निरपेक्षता के गठन, भारत में गुट निरपेक्षता के गठन के कारण, कि भारत ने गुट निरपेक्षता नीति का गठन क्यों किया, गुट निरपेक्षता नीति को क्यों अपनाया, है ना। उद्देश्य पूछ सकता है, या उपलब्धियां उससे क्या मिला फिर भारत को, है ना। भारत ने क्यों गुट निरपेक्षता को अपनाया, इसका मतलब ये है, सीधा सा मैं बात करूं। और भारत ने अपनाया है तो उससे क्या उपलब्धियां मिली है, और भारत की गुट निरपेक्षता नीति के उद्देश्य क्या रहे हैं। भारत की विदेश नीति अलग है, गुट निरपेक्षता नीति अलग है, दोनों को अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि भारत में गुट निरपेक्षता नीति के क्या क्या कारण रहे हैं। देखो नंबर 1 पे मैं बात करूं, तो जो भारत की गुट निरपेक्षता नीति के गठन के जो कारण रहे हैं, वो नंबर 1 पे मैं बात करूं तो संप्रभुता को बनाए रखना। कि भारत ने गुट निरपेक्षता नीति को इसलिए अपनाया कि हम संप्रभु राष्ट्र रहना चाहते हैं। संप्रभु का राष्ट्र का मैंने आपको पहले भी बताया था, संप्रभुता का अर्थ होता है आंतरिक और बाह्य रूप से क्या होना। मैं बात करूंगा संप्रभुता की, तो संप्रभुता का अर्थ मैंने आपको बताया था कि, क्या लिख दिया, इसको सही करते हैं। संप्रभुता का अर्थ मैंने बताया था आपको कि आंतरिक, आंतरिक और बाह्य,
रूप से कैसे रहना, स्वतंत्र रहना। ठीक है, आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र जो देश है वो संप्रभु राष्ट्र कहलाता था, संप्रभुता को बनाए रखना। इसलिए भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि यदि किसी गुट में शामिल हो जाता तो वह उस देश के अधीन माना जाता, उस देश का कंट्रोल हो जाता फिर भारत पर। इसलिए भारत ने साफ साफ कह दिया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसलिए भारत की विदेश वो सॉरी भारत के गुटनिरपेक्षता नीति का जो गठन का जो कारण रहा है, उद्देश्य रहा है, वो है संप्रभुता को बनाए रखना। दूसरे जो कारण उद्देश्य है वो है स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना, कि हम किसी देश के दबाव में नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रूप से क्या अपनाएंगे, विदेश नीति को अपनाएंगे। दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करना भारत की गुटनिरपेक्षता नीति का जो उद्देश्य रहा है, क्योंकि यदि किसी एक गुट में शामिल हो जाता दूसरे गुट का दुश्मन बन जाता भारत। इसलिए भारत ने दोनों गुटों में शामिल नहीं हुआ और दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने के लिए भारत ने क्या अपनाया, गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाया। नंबर 4 में बात करूं, विश्व में शांति बनाए रखना और दोनों गुटों से अलग रहना। यह भारत की गुटनिरपेक्षता नीति का उद्देश्य रहा है, दोनों गुट से अलग रहना और विश्व में क्या बनाना, शांति बनाए रखना। और लास्ट जो मैं बात करूंगा वो है नंबर 5 पे, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, कि भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है, किसी के निर्भर नहीं होना चाहता किसी दूसरे देश पर कि दूसरा देश हमें चलाए। इसलिए भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता था। आगे चलते हैं, एफ्रो एशियाई एकता क्या है, प्रश्न आया हुआ भी है कि एफ्रो एशिया, देखो एफ्रो का मतलब होता है अफ्रीका महाद्वीप, क्या होता है, अफ्रीका, है ना। और एशिया तो हम एशियाई का मतलब तो हम समझते हैं कि एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा पेन सही से नहीं चलता है, यहां बात हो रही है एशिया की। ठीक है, एशिया महाद्वीप की। ठीक है, एफ्रो का मतलब अफ्रीका हो गया और एशिया का मतलब एशियाई का मतलब। अब इनकी एकता क्या है, इनमें एकता कैसे बनाई, भारत ने क्या किया, अब देखते हैं इसको। एफ्रो एशियाई एकता करके प्रश्न आएगा तो हमें ये लिखना है, जवाहरलाल नेहरू के समय भारत ने अफ्रीका और एशिया के नए स्वतंत्र हुए देशों, मतलब कि इनसे नए स्वतंत्र हो रहे हैं देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए। क्योंकि भारत आजाद हुआ था उस समय अनेक देश भी आजाद हुए थे, क्योंकि ब्रिटेन ने अनेक देशों को क्या किया था, स्वतंत्र किया था। जैसे अपने बाद में 1949 में चीन हुआ है ना, अपने से थोड़ा पहले श्रीलंका हो गया था 1947 में, फिर वो 47 में श्रीलंका होता है, उसके 47 में भारत होता है, 48 में श्रीलंका होता है और 49 में चीन होता है, ऐसे। तो इसका मतलब अनेक देश स्वतंत्र हुए थे उस समय। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उस समय भारत और अफ्रीका एशिया के नए स्वतंत्र हुए देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए, इसे एफ्रो एशियाई एकता कहते हैं। सीधे शब्दों में याद करना है कि भारत ने जो अफ्रीका और एशिया के जो नए स्वतंत्र देश हुए थे उनके साथ जो संबंध स्थापित करे हैं, नए मजबूत संबंध बनाए हैं, उसे ही एफ्रो एशियाई एकता कहते हैं। बस इसका बात का ध्यान रखेंगे, अफ्रीका और एशिया देशों के साथ भारत ने जो संबंध बनाए हैं, मजबूत संबंध बनाए हैं, उसे ही एफ्रो एशियाई एकता कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत द्वारा मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, का आयोजन किया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, इंग्लिश में भी दे सकता है वो क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है, या फिर वो हिंदी में देगा तो एशियाई संबंध सम्मेलन का नेतृत्व कब किया, तो आपको याद करना है मार्च 1947 में। ठीक है, मार्च 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने, भारत द्वारा हो रहा है तो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस मतलब एशियाई संबंध सम्मेलन। ठीक है, आगे चलते हैं, एफ्रो एशिया एकता हो गया है, इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे, ये प्रश्न पूछा हुआ है। भारत की दोनों गुटों से दूरी, कि भारत ने दोनों गुटों से दूरी क्यों बनाई और भारत की दोनों गुटों से दूरी रही, तो फिर कैसे क्या रहा, इसको हम देखते हैं, है ना। दोनों गुट का मतलब यहां पर दोनों गुट की बात हो रही है, मैंने गुट या दल पहले बता दिया है, गुट आए चाहे दल आए, और गुट कौन से, दो गुट थे, दो गुट थे, कौन कौन से, नंबर 1 पे तो था अमेरिका, अमेरिका, और अमेरिका की कौन सा गुट था जिसे हम पूंजीवादी कहते हैं, और दूसरा सोवियत संघ, और सोवियत संघ को हम क्या कहते हैं, सोवियत को कहते हैं हम साम्यवादी, है ना, कम्युनिस्ट, सोवियत संघ, ये दो गुट थे, ये पूंजीवादी था, ये साम्यवादी गुट था। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार कि भारत ने दोनों गुट, इन दोनों गुटों से कैसे क्या दूरी बनाई,
उसकी चर्चाएं करते हैं। प्रश्न आ सकता है भारत की दोनों गुटों से दूरी रही, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, भारत की विदेश नीति विश्व में शांति स्थापित करना थी। ये हम पहले अनुच्छेद 51 में देख चुके हैं कि भारत की विदेश नीति का ये रहा है। और जवाहरलाल नेहरू का भी शांति, मित्रता और समानता को बढ़ावा देना आधार रहा है। जवाहरलाल नेहरू की इस विदेश नीति का आधार क्या रहा है, शांति, मित्रता और समानता। तो ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत की विदेश नीति शांति की स्थापित करना है। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता नीति का पालन किया। इसलिए भारत शांति को चाहता था, इसलिए भारत किसी एक गुट में जाकर किसी दूसरे गुट से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, है ना, अपनी शांति को भंग नहीं करना चाहता था। इसलिए भारत ने दोनों गुटों से क्या की, दूरी बनाई और किसका पालन किया, गुट निरपेक्षता का पालन किया। देखो आगे चलते हैं। भारत अमेरिका और सोवियत संघ के सैन्य गुटों से अपने आप को अलग रखना चाहता था। अलग क्यों रखना चाहता था, हम जान चुके हैं, क्योंकि यदि अलग नहीं रखेगा तो दूसरा गुट भारत का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए भारत ने दोनों गुटों से क्या रखी, दूरी रखी। देखो शीत युद्ध की मैं बात करूं, शीत युद्ध के समय अमेरिका ने तो नाटो, है ना, अमेरिका का जो संधि संगठन है वो तो है, ये अमेरिका का संधि संगठन है। मैं बात करूं अमेरिका का संधि संगठन, पूछ सकता है वो प्रश्न आगे में, और इसको उस बुक में आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगा, समकालीन विश्व राजनीति में जो संधि संगठन है ना, वो है नाटो। और नाटो का पूरा नाम क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि, इसे हम कहते हैं नाटो। ठीक है, नाटो अमेरिका का संधि संगठन। प्रश्न सीधा छपेगा तो कैसे छपेगा कि अमेरिका का संधि संगठन कौन सा है, तो नाटो है। और यहां बात करूंगा मैं सोवियत संघ का, तो सोवियत संघ का है वार्सा पैक्ट। इनकी स्थापना कब होती है, नाटो की स्थापना कब होती है ना, तो इनकी चर्चाएं हम उस बुक में करेंगे जब हम समकालीन विश्व राजनीति विश्व को पढ़ेंगे। ठीक है, तब वहां पर इनकी चर्चाएं कर लेंगे। यहां हमें इतना देखना है कि अमेरिका का जो संधि संगठन था, अमेरिका ने तो नाटो की और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया। देखो यहां लिखा हुआ है संधि संगठन। तो प्रश्न पूछेगा कि सोवियत संघ का संधि संगठन कौन सा है, तो वार्सा पैक्ट। अच्छे से याद कर लेना, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अमेरिका का संधि संगठन कौन सा है, तो नाटो है। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। नोट करके लिखाया हुआ है कि 1956 में ब्रिटेन द्वारा स्वेज नहर को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण कब किया, तो ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण 1956 में किया था। और कारण क्या था, स्वेज नहर थी, स्वेज नहर को लेकर थी। ठीक है, आगे चलते हैं, ये नोट करके आप लिख लेना और याद भी कर लेना। आगे चलते हैं, भारत चीन संबंध। देखो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या, भारत और चीन के संबंधों को पढ़ेंगे। भारत चीन संबंध और भारत पाकिस्तान संबंध। हम सबसे पहले भारत चीन संबंध देखते हैं कि भारत और चीन के संबंध कैसे रहे हैं, देखते हैं। ये इंपोर्टेंट भी है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ लेते हैं। भारत चीन संबंधों की बात करूं, भारत चीन के संबंध शुरुआत में अच्छे थे। मतलब कि शुरुआती बात करूं तो 1947, 48 और 49 की, भारत आजाद होता है 49 में ये होता है, तो इनके संबंध अच्छे थे। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। चीन में चीनी क्रांति, प्रश्न पूछा जा सकता है कि चीन में चीनी क्रांति कब हुई। चीन में चीनी क्रांति होती है 1949 में, 1949 में हुई। चीन में कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट मतलब कि साम्यवादी सरकार की बात हो रही है, कम्युनिस्ट सरकार को सर्वप्रथम भारत द्वारा मान्यता दी गई। जैसे ही चीन में चीनी क्रांति होती है 1949 में और चीन में कम्युनिस्ट सरकार आती है, तो भारत सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देती है। देखो कितने अच्छे संबंध रहे हैं कि भारत तुरंत कहती है कि हाँ, हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता देते हैं। जवाहरलाल नेहरू तो ये कहता भी था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन सरदार पटेल उनको मना भी करता था कि देखो क्या पता आगे जाके ये कर ले, और ऐसा होता भी है। आगे जाके ये युद्ध करता है, चीन वाले युद्ध कर देते हैं भारत पर, मतलब कि आक्रमण कर देते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं संबंधों में। ये सामान्य जानकारी है भारत चीन संबंधों की कि 1949 में चीनी क्रांति होती है और कम्युनिस्ट सरकार को जो मान्यता देती है भारत, वो सबसे पहले भारत देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचशील के सिद्धांत। देखो पंचशील का मतलब हो गया 5 सिद्धांत है इसमें। पंच का मतलब होता है 5, तो भारत और चीन के मध्य पंचशील सिद्धांत होता है, ये समझौता होता है और इसमें 5 सिद्धांतों की बात की गई है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पंचशील सिद्धांत। यहां लिखा हुआ है पंचशील, इसका मतलब 5 सिद्धांत है। कौन कौन से हैं उनको देखते हैं, है ना। भारत और चीन के मध्य शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए
रखने के लिए 5 सिद्धांतों की घोषणा की गई, जिसे क्या कहा गया? पंचशील सिद्धांत। भारत और चीन के मध्य शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए 5 सिद्धांतों की घोषणा की गई। 5 सिद्धांत कौन कौन से हम आगे देखने वाले, उसी को पंचशील सिद्धांत कहा गया है। देखो इधर आगे मैं बात करूं, है ना, तो यहां अब देखो, यहां से इंपोर्टेंट है ये लाइन, है ना, ये लाइन इंपोर्टेंट है। पंचशील सिद्धांतों की घोषणा 29 अप्रैल 1954 में। ये अच्छे से रट लेना कि पंचशील सिद्धांतों की घोषणा कब हुई है? 29 अप्रैल 1954 को हुई है। और ये पंचशील सिद्धांत कौन कौन से देशों के मध्य हो रहे हैं? पंचशील के सिद्धांत जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य हुए हैं पंचशील सिद्धांत। ठीक है, आगे मैं बात करूं, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो प्रमुख थे चाउ एन लाई के मध्य ये समझौता होता है, मतलब ये घोषणा पर हस्ताक्षर होते हैं। और कब होते हैं? 29 अप्रैल 1954 को। चीन से तो कौन आए? चाउ एन लाई थे। और भारत से कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंचशील सिद्धांतों को देख लेंगे। आगे कौन कौन से पंचशील सिद्धांत है उनको देखते हैं। देखो, पंचशील सिद्धांत निम्न है। पंचशील सिद्धांत निम्न है, कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ये 5 सिद्धांत हैं। इन 5 सिद्धांतों से प्रश्न पूछ सकता है कि पंचशील सिद्धांतों को लिखिए। भारत चीन संबंधों को पूछे तो हमें पंचशील सिद्धांत लिखना है, यदि बड़ा प्रश्न आए तो हमें लिखना ही होता है। देखो, पहला सिद्धांत, पहला जो सिद्धांत है पंचशील का वो है, पंचशीलों में जो पहला सिद्धांत है वो है एक दूसरे पर अनाक्रमण, मतलब कि आक्रमण न करना। ये क्या कह रहा है? आक्रमण न करना, अनाक्रमण, है ना, अनाक्रमण, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, मतलब कि इसको क्या कहते हैं? अनाक्रमण की नीति, है ना, आक्रमण न करना, या इसी को कहते हैं हम अनाक्रमण। ठीक है, आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे पर। ठीक है, यहां पर तो कह रहे हैं, है ना, देखो ये जो घोषणा हो रही है ये 1954 में हो रही है। 1954 में तो ये कह रहे हैं चीन वाले कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन ये आगे जाके 1962 में आक्रमण कर देते हैं। 1962 में आक्रमण कर देते हैं, देखते हैं पर आगे, है ना, आगे क्या क्या होता है। दूसरा जो पंचशील का सिद्धांत था वो था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, कि आपके जो भी आंतरिक मामले हैं उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप कैसे भी रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। तीसरा जो सिद्धांत है भारत चीन के मध्य हुआ है वो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना, कि शांति को बढ़ावा देना। चौथा जो है पंचशील के सिद्धांतों में वो है सम्मान और लाभकारी संबंध स्थापित करना, समानता को बढ़ावा देना है और लाभकारी संबंध की हम आप एक दूसरे से जो संधि समझौते करेंगे उससे हमारा लाभ होगा, इस स्थापित करना है। पांचवा जो सिद्धांत है वो है एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान करना। ठीक है, ये 5 पंचशील के सिद्धांत है भारत चीन के मध्य हुए हैं, और अच्छे से याद कर लेना ये हुए कब है? ये 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल 1954 को, बिल्कुल याद करना। भारत और चीन के मध्य पंचशील सिद्धांत होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत चीन में विवाद, अब भारत और चीन के मध्य विवाद रहे हैं। अब विवाद कौन कौन से रहे हैं, विवाद कैसे बने, तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा विवादों की। तो भारत चीन के मध्य जो विवाद रहे हैं, वो पहला जो विवाद है वो होता है सीमा का विवाद। देखो मैं बात करूंगा, या आपको थोड़ा समझा भी देता हूं। कैसे, मान लो कि ये भारत का मैप है ना, ये भारत का मैप बना देता हूं, ऐसे ही बन रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ऐसे मान लो ये भारत का मैप, और ये चीन है इधर, ये तो क्या है, थोड़ा सही बना देते हैं। ठीक है, इधर आ, इधर बना देते हैं, है ना। ठीक है, ये भारत है मान लो। तो ये इधर वाला जो क्षेत्र है वो है चीन का। ठीक है, ये चीन है, ये क्या है, ये भारत है। इधर कौन सा देश है, यहां पर पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है। ठीक है, यहां पर कौन सा है, यहां पर श्रीलंका है, यहां पर श्रीलंका है। ठीक है, ये जो देश है ये वर्तमान में बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है। ठीक है, और यहां पर जो है, यहां पर नेपाल है। कौन सा देश है? यहां पर नेपाल है। यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर है भूटान, है ना, और यहां पर मैं बात करूंगा, यहां पर है मालदीव। ठीक है, ये भारत के पड़ोसी देश है ना।
तो मैं बात करूं भारत की तो ये चीन है इधर, हम बात कर रहे हैं चीन की, है ना। तो देखो इधर जो विवाद रहे हैं, अब देखो यहां पर ये जो क्षेत्र है ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। कौन सा है? ये लद्दाख वाला क्षेत्र है ना। तो ये इसी लद्दाख वाले क्षेत्र को हम अक्साई चीन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है इधर वाला, ये है अरुणाचल प्रदेश का। ये तो है अरुणाचल प्रदेश और ये है लद्दाख। तो इसका मतलब ये जो क्षेत्र है ये किसके सीमा, ये चीन के लगी हुई है इसकी, है ना। इसकी भी चीन के लगी हुई है। तो हम देखते हैं एक बार सीमा विवाद, ये सीमा विवाद है, यही सीमा है ना चीन के। तो देखते हैं भारत और चीन के बीच सीमा को मैकमोहन रेखा, मतलब जो ये रेखा है इधर वाली, है ना। ये इधर जो रेखा खींची हुई है भारत और चीन के मध्य, है ना, सीमा पर, उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं इस सीमा को? जो ये रेखा खींची हुई है उसको मैकमोहन कहते हैं। और भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप कहते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो इसको आप देख लेंगे, मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत चीन के मध्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर, ये पूरा क्षेत्र जम्मू कश्मीर का है। यहां पर लद्दाख है, ठीक है। इस कोने में लद्दाख है, ध्यान रखेंगे। तो लद्दाख के क्षेत्र और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन? अक्साई चीन के नाम कहा जाता है इस क्षेत्र को। देखो मैं पेन चेंज करके आपको दोबारा से बता देता हूं, चाहे देखो इधर मैं बात करूंगा, ये ब्लैक पेन ले लेता हूं। ये देखो इधर, ये जो क्षेत्र है ना लद्दाख वाला, ये लद्दाख वाला चीन के लगा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर है ये पूरा का पूरा, लेकिन यहां पर लद्दाख है। इस क्षेत्र को कहते हैं हम अक्साई चीन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अक्साई चीन, लद्दाख वाले क्षेत्र को। ये चीन के जो क्षेत्र है उसको अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, वापस से चेंज कर लेते हैं। देखो इधर अक्साई चीन कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कौन सा है? इसमें पेन चेंज करके आपको बता देता हूं मैं कि अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो ये अरुणाचल प्रदेश के नेफा या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को लेकर विवाद था। देखो विवाद कौन सा था? एक तो अक्साई चीन को लेकर, है ना, एक तो अक्साई चीन को लेकर विवाद था भारत के मध्य, अक्साई चीन को लेकर। एक है जो अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र जिसे हम नेफा भी कहते हैं या फिर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र भी कहते हैं, मतलब कि नेफा वाले क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के मध्य। अब ये नेफा वाला क्षेत्र है कहां? देखो इसको मैं आपको बताता हूं। ये नेफा वाला क्षेत्र है, ये रहा, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये चीन के सटा हुआ है ना। ये चीन के सटा हुआ, इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसको देखेंगे, है ना। ये जो क्षेत्र है ये पूरा मिट गया, इसको एक बार देखते हैं, ठीक है। आपने इसको समझ लिया होगा। ये थोड़ा इसका वापस से हो गया है, पेन सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है। हम देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। ये सीमा विवाद रहा है, ठीक है। इसको हम समझ चुके हैं अच्छे से डिटेल से। ये नेफा वाला क्षेत्र है और इधर जो है वो है, ये नेफा वाला है और ये ऊपर चीन का है, ठीक है। इसको थोड़ा बैक करके और देख लेना। आगे चलते हैं, जो दूसरा विवाद का कारण बना है वो है अक्साई चीन विवाद, है ना। वो अक्साई चीन, देखो यहाँ लिखा हुआ है विवाद तो हुए हैं, तो हम अक्साई चीन विवाद को देखते हैं। चीन 1957 से 1959 के मध्य भारत के अक्साई चीन क्षेत्र, अक्साई चीन का हम यहाँ देख चुके हैं, लद्दाख वाला क्षेत्र है ना, कब्जा कर लिया था, जिसके कारण दोनों देशों के मध्य सीमा पर संघर्ष देखने को मिला। देखो इधर कारण क्या था? इन्होंने सड़क का निर्माण भी कर लिया था, मैं आगे बता दूंगा, है ना। तो कब्जा भी कर लिया था। और अक्साई चीन कौन सा है? ये है ना। ये भारत का मैप था, ये थोड़ा मिटन गया है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। तो ये इधर चीन के पास में है और ये पूरा का पूरा भारत है इधर, है ना। ये मैं ऊपर वाला हिस्सा वापस से बना देता हूँ, ये भारत है ना। ठीक है। तो ये है, इधर ये अरुणाचल प्रदेश वाला है और ये नेपा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो अक्साई चीन विवाद रहा है। दो विवाद अच्छे से देख लेना, दोनों को पढ़ लेना है। पहला विवाद सीमा विवाद, दूसरा विवाद अक्साई चीन विवाद। तीसरा विवाद चलते हैं, तीसरा विवाद है तिब्बत विवाद। कौन सा है? तिब्बत। अब ये तिब्बत कहाँ है? देखो इधर वापस से मैं मैप बना देता हूँ एक बार आपको और समझा देता हूँ। थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बन गया क्या? ये भारत है मान लो, है ना। ये क्या है? ये भारत है। और ये इधर क्या है? ये चीन है, मानना है हमें, है ना।
मानना है। ये मैंने देखो पेन चेंज करके थोड़ा बता देता हूं, मैं बात करूंगा। ये वाला जो क्षेत्र है, ये तो मैंने बताया था कि यही है क्या, लद्दाख वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्साई चीन। इसे हम क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं, ठीक है। और ये जो इधर वाला क्षेत्र है, ये है अरुणाचल प्रदेश में, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नेफा के नाम से जानते हैं। अब आगे है तिब्बत। देखो तिब्बत मैंने कहा था इधर वाला ये क्षेत्र है, जहां पर नेपाल है, ये तिब्बत है, ठीक है। ये क्या है, ये है तिब्बत, ये तिब्बत है, ठीक है। तो तिब्बत को लेकर देखो क्या था, तिब 1959, पेन चेंज कर लेते हैं, देखो इधर, है ना। तिब्बत की मैं बात करूं, 1959 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि तिब्बत के धार्मिक नेता कौन थे, तो तिब्बत के धार्मिक नेता कौन थे, दलाई लामा द्वारा भारत में शरण ली गई, जिसके कारण भारत और चीन के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। ये जो दलाई लामा 1959 में आ जाता है, कहां पर आ जाता है, ये भारत आ जाता है। भारत कब आता है, ये 1959 में। और इसको जब ये शरण लेता है, तो इसको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, है ना, धर्मशाला जगह है, वहां पर इसको क्या रखा जाता है ना, धर्मशाला जगह है, वहां इसको रखा जाता है। किसको, दलाई लामा को। इसको भी आप देख लेंगे, धर्मशाला को भी, कि जहां दलाई लामा रुका था उसकी जगह का क्या नाम था, धर्मशाला। और वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कहाँ है, हिमाचल प्रदेश यहाँ है ना, हिमाचल प्रदेश यहाँ है। और ये तिब्बत है, तो यहां से निकलकर ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। इसको देख लेंगे। तो इसको लेकर भी विवाद था, चीन नाराज हो गया कि नहीं, दलाई लामा तिब्बत का है, नेपाल में है, तो आप उनको वापस लौटाओ। इसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। हम बात करेंगे आगे डोकलाम विवाद, है ना। नंबर 4 पे मैं बात करूं, तो नंबर 4 पे है, इधर इधर आओ, नंबर 4 पे है डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद की मैं चर्चा करूंगा। तो डोकलाम भूटान तथा चीन के मध्य विभाजित क्षेत्र है। अब देखो डोकलाम है कहा, यहां पर है भूटान। इधर यहां एक बार दोबारा बनाता हूं मैं मैप, ऐसे बना लेते हैं अपन, है ना, अपने राजनीति विज्ञान का ऐसा ही होता है मैप। ये भारत है मान लो, और मैं बात करूं, यहाँ पर है भूटान, है ना, यहाँ पर है नेपाल ऊपर, और ये चीन है ना। तो इसे बताया गया है कि ये वाला जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं डोकलाम, है ना, इसे कहते हैं डोकलाम, है ना। तो ये है डोकलाम, भूटान व चीन के मध्य विवादित क्षेत्र है। प्रश्न आएगा डोकलाम विवादित क्षेत्र किन दो देशों के मध्य है, तो आपको लिखना है भूटान और चीन के मध्य का जो क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र है, वो है डोकलाम। तो भारत भी, क्योंकि भूटान भारत से मदद मांगता है, आगे देखते हैं एक बार, फिर चलते हैं। 2017 में चीन द्वारा डोकलाम पर सड़क का निर्माण कार्य करवा दिया गया। अब भूटान का क्षेत्र था, लेकिन चीन इस पर सड़क का निर्माण करवा देता है, जिसके कारण होता क्या है, भूटान के अनुरोध पर, भूटान भारत को कहता है, अनुरोध पर भारतीय सेना द्वारा उसका विरोध किया गया, जिसके कारण दोनों देशों के मध्य क्या हुआ, सेनाओं के मध्य संघर्ष देखने को मिला। 2017 में चीन भूटान वाले जो डोकलाम वाला क्षेत्र है, उस पर सड़क बना देता है। अब भूटान भारत को कहता है कि आप हमारी मदद करो, और फिर भारत मदद करने आता है, तब चीन और भारत की सेनाओं के मध्य क्या देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है। जो पांचवा विवाद का कारण है, वह है भारत चीन युद्ध 1962। अब ये भारत के, चीन के द्वारा भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया जाता है, जो प्रमुख विवाद का कारण बना है। देखो देखते हैं, 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण। देखो पूछा जाएगा चीन और भारत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1962 में कर दिया गया, जिसके कारण दोनों के संबंध विवादित रहे। भारत चीन युद्ध अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख इलाकों से शुरू हुआ था। जैसे मैं बात करूं, तो ये लद्दाख है, चीन वाले इधर से आक्रमण करते हैं, और लिखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश, ये लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, इधर है, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीन जो आक्रमण करता है, ये इधर से करता है और इधर से करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अरुणाचल, प्रश्न पूछे भारत चीन युद्ध के बारे में, तो हमें डिटेल से लिखना है। भारत और चीन के मध्य युद्ध जो होता है 1962 में होता है, और चीन के द्वारा युद्ध किया गया था भारत पर, तो ये किया कब जाता है, ये कौन से क्षेत्रों को लेकर किया जाता है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों को लेकर किया जाता है। आगे चलते हैं, ये विवाद के कारण हो गए। आप विवादों के कारणों को अच्छे से देख लेंगे। ये 5 कारण है, एक सीमा विवाद है, अक्साई चीन विवाद है, इसके बाद में बात करूं तो तिब्बत विवाद है, डोकलाम विवाद है, और भारत चीन युद्ध, ये लास्ट विवाद है। आगे चलते हैं, भारत चीन युद्ध के परिणाम। अब जो भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ है, ये युद्ध कब हुआ है, युद्ध अच्छे से याद कर लेना, भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ है 1962 में।
और जो युद्ध हुआ है कारणों को हमने पहले देख लिया था कि सीमा विवाद था, है ना, अक्साई चीन विवाद था, डोकलाम विवाद था, तिब्बत विवाद था और 1962 का युद्ध था। अब जो ये युद्ध हुआ है उसका परिणाम क्या निकल के आया? भारत हार गया। जी हाँ साहब, भारत हार गया था और चीन जीत गया था। चीन क्या हो गया था? जीत गया था। मैं बात करूं चीन, तो चीन असम तक आ गया था, है ना, असम तक युद्ध करते करते आ गया था और खुद आके युद्ध विराम की घोषणा करता है कि अब हम युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। मतलब कि मैं बात करूं तो ये पूर्वी क्षेत्र से युद्ध करते हुए अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करके ये असम तक आ गया था। चीन की सेना असम तक आ गई थी और फिर वापस लौटी थी 1962 में, देख लो। तो इसलिए भारत को किसका सामना करना पड़ा था? हार का सामना करना पड़ा था। भारत की विदेश नीति की आलोचना हुई कि भारत में क्या कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देती है। तो अब शांति तो हुई नहीं, तो इसलिए क्या हुई? इसकी आलोचना हुई। बात करूं जवाहरलाल नेहरू की आलोचना हुई। अब विदेश नीति की होगी तो जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति के प्रमुख व्यक्ति है, जनक है विदेश नीति के, तो जवाहरलाल नेहरू की भी क्या हुई? इस युद्ध के कारण आलोचना हुई। वीके मेनन, जो वीके मेनन था उसे मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा, क्योंकि वीके मेनन भी प्रमुख था मंत्रिमंडल में, क्योंकि ये रक्षा मंत्री था। तो अब रक्षा मंत्री ने सही से भारत की रक्षा नहीं की, इसलिए इन्होंने क्या करा? अपना मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। जैसे अभी मैं बात करूं, अभी रिसेंटली हमारे भारत में भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। कारण बताया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, इसलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। यहां पर भी क्या हुआ था कि भारत की सही से रक्षा नहीं हुई थी, इसलिए वीके मेनन को क्या देना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था। रक्षा मंत्री थे, इसलिए में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत चीन के मध्य भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो वीके मेनन थे। भारत चीन युद्ध के कारण ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ, और वो भी विभाजन कब होता है? 1964 में। हमने देखा था कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, है ना, हमने तीसरे अध्याय में दूसरे अध्याय में देखा था इनको, कम्युनिस्ट पार्टी को, है ना, कांग्रेस प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना देखी थी अच्छे से डिटेल से, प्रमुख नेताओं को देखा था। और उसमें कहा था कि मैंने वहां भी लिखवाया था कि 1964 में होती है ना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, है ना, ये सॉरी, स्थापना तो 1948 में होती है इनकी, लेकिन बात करूं 1964 में इसका विभाजन हो जाता है और अलग से एक और नाम से, एम के नाम से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, ये मार्क्सवादी और आ जाते हैं। ठीक है, उनको आप देख लेंगे अध्याय 2 में अच्छे से देख लेंगे कम्युनिस्ट पार्टी को। बस इतना ही, यहाँ तो इतना याद रखना है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट जो पार्टी थी ये चीन की पार्टी थी। अब चीन के विचारधारा हमने हमारे भारत में है, तो लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया कि चीन तो हमारा दुश्मन है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन, मतलब कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सीपीआई का क्या कर दिया? विभाजन हो गया। इसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं सीपीआई। सबसे पहले ये केरल में आई थी, याद होगा आपको, है ना, 1957 के चुनाव में ईएमएस नंबूद्रिपाद यहाँ के मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये युद्ध के परिणाम है, अच्छे से देख लेंगे। यदि भारत चीन संबंध डिटेल से पूछे तो हमें ये सब कुछ लिखना होता है, विवाद के कारण लिखना होता है, चीन ये परिणाम भी लिखना होता है, सब कुछ लिखना पड़ता है जो भारत चीन संबंध में पढ़ा रहा हूँ। यदि बड़ा प्रश्न आता है 4 नंबर का तो ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। भारत चीन संबंधों में सुधार भी देखने को मिले हैं, प्रयास क्या क्या हुए हैं वो देखते हैं, क्योंकि कारण देखा था, युद्ध के परिणाम देख लिए, अब संबंधों में सुधार कब 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 से शुरू हो रहे हैं वो देखते हैं, है ना। मैं बात करूंगा सबसे पहले नंबर यहाँ पर भारत चीन के संबंधों में सुधार। भारत और चीन के मध्य संबंधों को सामान्य होने में 10 वर्ष लगे, क्योंकि 1962 में युद्ध होता है, 1962 में युद्ध होता है, तो उसके बाद में लगभग 10 वर्ष लग गए। कितने वर्ष लग गए? 10 वर्ष लग गए सामान्य होने में। 1976 के बाद दोनों देशों के मध्य वापस से स्थापित होना शुरू हो गए, संबंध वापस से क्या हो गए? स्थापित होना शुरू हो गए 76 के बाद। मैं बात करूं 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में विदेश मंत्री थे, चीन का दौरा भी किया था। ठीक है, चीन का दौरा किया, इसका मतलब आने जाने शुरू हो गए, तो संबंध अच्छे होना शुरू हो गए। नोट करके लिखा हुआ है, चीन ने तिब्बत वाले क्षेत्र पर स्वायत्त तिब्बत के नाम से एक क्षेत्र बनाया था, है ना। चीन वाला जो तिब्बत तिब्बत वाला जो क्षेत्र था, मैं बात करूं, ये मैप है मान लो भारत का, है ना, और ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, तो यहां पर चीन ने क्या बनाया था? स्वायत्त तिब्बत के नाम से, है ना, स्वायत्त तिब्बत के नाम से क्षेत्र बनाया था। तभी तो विवाद उत्पन्न हो गया था, दलाई लामा भारत आ जाता है और कहता है हमारी मदद करो, फिर भारत मदद करता है, तो फिर देख लो परिणाम क्या होते हैं आगे। 1962 का युद्ध होता है। ठीक है, ये संबंधों में सुधार हो गए। आगे चलते हैं। आगे ये अपना एक पार्ट जो देखो यहाँ लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पार्ट 1 देखा है और पार्ट 1 की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। पार्ट 1 क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी अपनी पार्ट 2 की।
पार्ट 2 अगली क्लास आने वाली है जल्दी, अध्याय 4 जल्दी करवा दिया जाएगा, है ना। और जो अध्याय 4 है उसकी क्लास पार्ट 2 आएगी, पार्ट 2 आगे आएगी, अगली क्लास जो होगी वो अपनी पार्ट 2 होगी। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा चैनल आपको सबको पता है ना, केडी क्लासेज है, केडी क्लासेज है ना, 11 लिखोगे आप तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं बात करूंगा कि आपके प्यार और सपोर्ट से अपने जो सब्सक्राइबर हो गए हैं वो 400 प्लस हो गए हैं, और आपका ऐसे ही प्यार बना रहा तो हम जल्दी ही 1000 का क्राइटेरिया भी पूरा कर लेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपके जो भी परिवार में, रिश्तेदार में जो भी है, उनको आप क्या करो, आप क्लास को शेयर करो और कहा करो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताओगे, और मैं नाम भी अनाउंस करूंगा अगली बार मैं नाम अनाउंस करूंगा कि कौन कौन विद्यार्थियों ने कमेंट करके बताया है, और आप क्या सुधार चाहते हो क्लास में, कि मैं और क्या इसमें सुधार करूं। आपको कैसी लगी क्लास जरूर लिखोगे आप, और लाइक जरूर करोगे, और आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि आप ऐसे सोच रहे हो कि सर को पता नहीं है, हम तो सब्सक्राइब कर देते हैं, सर को पता नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने बहुत प्यार दिखाया है, और किसी एक का प्यार नहीं है, ये हमारा पूरा परिवार है 400 प्लस का, 420 के आसपास, 25 के ऊपर चले गए अपन। तो आपका प्यार बना रहे, तो आप, है ना, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, बाकी हम अगली जो क्लास होगी वो अपनी पार्ट 2 में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, पार्ट 2 में इसको कंप्लीट करके अध्याय 4 को हम क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे, है ना। अध्याय 4 पार्ट 2 जल्दी आने वाली है। अब मैं लगभग जो होता है सैटरडे और संडे को अपनी क्लासें रेगुलर रहेगी, मान के चलो कि सैटरडे संडे को क्लास आएगी ही आएगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासें रहती है मेरी। आपको सबको पता ही होगा कि मेरी ऑफलाइन क्लासें रहती हैं, तो ऑफलाइन क्लासों की वजह से थोड़ा टाइम का शेड्यूल सेट नहीं हो रहा, इसलिए सैटरडे और संडे को क्लासें रहेगी रहेगी। आपको सूचना मिलेगी कैसे, आप क्या करोगे, या तो मैं पहले ही अपलोड करके लाइव सेशन दिखा दूंगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी लगाता हूँ लगभग 8 से 10 घंटे पहले, कि आप अपनी क्लास या अब आएगी, तो आप तैयार रहें। तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाओगे, तो आप इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, तो आपको अपना चैनल मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, है ना। इंस्टाग्राम पे आप सीधा सा जाओगे तो देवंदा 11 DEVANDA नीचे स्लैश, और ऐसे 11 लिखोगे तो आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी मेरी, है ना। इंस्टाग्राम आईडी का आप फॉलो कर लेना, ताकि आपको सूचना मिलती रहे। और एक अपने चैनल की बात करूं मैं, तो आप इस पे भी आपको सूचना मिल जाएगी, KDCLASSES और 11, ये करके भी इंस्टाग्राम आईडी है अपनी, इसको भी आप सब फॉलो कर लोगे, तो आपको अपनी क्लास की जानकारी मिल जाएगी कि अपनी क्लास कब आने वाली है, कौन सी क्लासें आने वाली है। फिर भी आप नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पे चले जाना, और यूट्यूब के जो सेशन है, यूट्यूब पे जाओगे, आप अपने चैनल पे जाओगे, है ना, यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पर आपको पूरा खुलेगा, यहाँ पर वीडियोस का ऑप्शन होगा एक, तो है ना, एक होगा लाइव का होगा, एक कोर्स का आएगा, एक कोर्स का आएगा। अब कोर्स को आप जैसे क्लिक करोगे तो लिखा हुआ आएगा पॉलिटिकल साइंस, है ना, पॉलिटिकल साइंस करके 2026 और 27 करके आएगा, है ना, कोर्स में, और 12th क्लास लिखा हुआ होगा बकायदा। तो आप उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर पूरी क्लासें खुल जाएगी, पूरी की पूरी क्लासें मिल जाएगी यहाँ पर, है ना, पूरी की पूरी क्लासें मिल जाएगी आपको। तो आप इसको भी अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। बाकी की चर्चाएं अगली क्लास में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।